हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं पुनः आप लोगों के साथ कक्षा 7 का गणित का जो पूर्णांक पाठ है उसका दूसरा भाग लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। आप लोग देखें और समझें अगला भाग की जो प्रश्न हैं कैसे हैं। तो हम लोग इसके पिछला भाग में प्रश्न नंबर 5 तक किए थे। अब हम लोग 6 नंबर से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांक का साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। उस अंकित बिंदु को हमको दिखाना है कि वो अंकित बिंदु का मान कितना कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो संख्या रेखा है यहाँ पर शून्य है और शून्य से बाईं ओर सभी संख्याएं जो होती है ऋणात्मक होती है, शून्य के दाईं ओर सभी संख्याएं धनात्मक होती है। तो हम लोग यहाँ देखने की जरूरत है कि ऋणात्मक संख्या पहले हम देखेंगे अंतर कितना आ गया हुआ है। किसी भी संख्या के बीच में हम अंतर को देख के पता कर सकते हैं कि कितना के अंतर में संख्याओं को लिखा गया है। यहाँ तो पता नहीं चल पा रहा, लेकिन यहाँ पता चल रहा है 4 और 2 6, 6 8 2 8। तो इस तरह से हमको यहाँ अंतर पता चल गया। फिर यहाँ पर अगर हम इधर देखेंगे तो यहाँ तो काफ़ी माने संख्या छूटी हुई है, तो यहाँ तो अंतर नहीं पता चल पाएगा, लेकिन यहाँ चल पाएगा कितना कि -8 और -10, यानी यहाँ भी 2 का अंतर। यानी हम देख रहे हैं कि संख्या रेखा पर 2 का अंतर लेकर के लिखी गई है। अब 0 के बाद अगर 2 के अंतर में कौन संख्या आएगी तो हो जाएगा -2। 4 के बाद अगर यहाँ पर देखें इस रेखा पर, बिंदु पर नहीं इस रेखा पर, तो ये कितना पर आएगा -6 पर। तो पहले 2 के अंतर की जो रेखाएं हैं उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं, फिर हम लोग बीच की बिंदुओं को भरेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए एक रेखा है, तो 0 और 0 के बाद अगर 2 के अंतर में आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा +2। 6 और 8 के बीच में तो ये बिंदु है, रेखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बिंदु है, यहाँ पर रेखा होगा। कितना होगा 8 और 12 के बीच में क्या होगा 2 के अंतर में 10 होगा। तो इस तरह से हम लोग पहले रेखा जो अंकित की गई उसको पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद देखेंगे और कहाँ कहाँ बिंदु ये छूट रही है। तो पहले 0 से बाएं तरफ देखते हैं, तो यहाँ बिंदु को लगा हुआ है। ये बिंदु का वैल्यू कितना होगा तो -4 और -6 के बीच में कितनी है -5। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -5। नीचे ही लिखेंगे, जगह का थोड़ा कमी है इसलिए ऊपर लिखा गया है। यहाँ पर भी देखो 6 और 8, -6 और -8 के बीच में कितना होगा ना, यहाँ पर भी होगा -7। इस तरह से 10 और 12 के बीच में कितना होगा ना -11। इस तरह से 12 और 14 के बीच में कितना होगा ना 13। इस तरह से हम बीच की बिंदुओं को लिख सकते हैं। यहाँ पर भी बीच में एक बिंदु है, इधर 6 और 8 के बीच में कितना होगा ना 7। तो इस तरह से संख्या रेखा पर जो छूटी हुई पूर्णांक थी उसको हम लोगों ने लिख लिया। अब इसी पूर्णांक को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखने के लिए किताब में कहा गया है। आप लोग इसके पहले आरोही क्रम और अवरोही क्रम से अवगत हो चुके हैं, उसको आप लोग कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 पर हम लोग देखेंगे तो 7 में भी वही कहा गया है कि 5 संख्याएं दिया हुआ है कि पूर्णांक 8 -5 3 0 -7 -4 को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद उत्तर को जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो उत्तर को हम लोग जांच करने के लिए संख्या रेखा इस तरह बनाना है कि माइनस वाले जो ऋणात्मक संख्या होगा बाएं तरफ लिखेंगे शून्य के, और धनात्मक संख्या को दाएं तरफ लिखेंगे। उससे हमको अपना उत्तर जांच करने में पता चल जाएगा कि आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, ये मेरा बढ़ते क्रम है -14 -12 -10 -8। इस तरह से हम आगे जो बढ़ रहे हैं ये बढ़ते क्रम में बढ़ रहे हैं। तो ये मेरा हो गया आरोही क्रम, और इधर से अगर लिखा हो जाएगा तो ये होगा घटते क्रम। तो संख्या रेखा पर लिख करके हम अपने उत्तर का जांच भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है प्रश्न संख्या 8, उसमें बोला गया है कि किसी प्रश्नोत्तरी में जो है प्राप्त अंक जो है 15 है, 5 है, 10 है, 25 है और 20 थे। तो इन अंकों को अगर हम
कुल अंक प्राप्त करेंगे तो हम सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो ऋणात्मक संख्या है उसको, उसके योग को, मतलब धनात्मक संख्याओं के योग को ऋणात्मक संख्याओं के योग से घटा देंगे तो ये जो परिणाम आएगा वही मेरा अभिष्ट उत्तर होगा प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 9 पर हम लोग बोर्ड पर आए हुए हैं लेकर के, इसको जरा गौर से देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था। हम लोग यहाँ अंकित कर चुके हैं कि रविवार का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार का तापमान क्या है कि रविवार से 3 डिग्री सेल्सियस कम है, तो सोमवार का तापमान कितना होगा। तो सोमवार का तापमान पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि रविवार का तापमान कितना है -5 डिग्री सेल्सियस। अब इससे 3 डिग्री सेल्सियस कम है किसका, सोमवार का, तो माइनस कर देंगे 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका जो परिणाम होगा वो होगा मेरा सोमवार का तापमान। तो परिणाम क्या होगा हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि दो ऋणात्मक संख्याओं का जो योग होता है वो एक ऋणात्मक संख्या ही होती है। तो यहाँ पर दोनों ऋणात्मक संख्याएं आपस में योग हो जाएगी और चिन्ह जो होगा ऋणात्मक ही रहेगा। तो -5 और -3 आपस में अगर योग हो जाता है तो क्या हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ मेरा उत्तर होगा सोमवार का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। अब फिर क्या कह रहा है प्रश्न में कि मंगलवार का तापमान +2 डिग्री बढ़ जाता है। तो मंगलवार में जब बढ़ जाएगा तो किससे बढ़ेगा, सोमवार से बढ़ेगा। तो सोमवार का तापमान कितना है ना -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। अब इससे मंगलवार में क्या हो जाता है 2 डिग्री बढ़ जाता है, तो प्लस कर देंगे 2 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्याओं का योग जो होता है बड़ी संख्या के चिन्ह को देखते हुए घटाया जाता है और बड़ी संख्या के चिन्ह को ही परिणाम के साथ लिखा जाता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग 8 में 6 घटाएंगे, दोनों में से जो भी माइनस रहे बड़ी में ही छोटी को घटाया जाता है, तो 8 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा 6 डिग्री सेल्सियस। और नियम के तहत बड़ा का चिन्ह को लिखा जाता था। बड़ा का चिन्ह क्या है ना ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ ऋणात्मक चिन्ह देंगे। यानी मेरा यहाँ उत्तर हो जाएगा कि मंगलवार का तापमान कितना होगा -6 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है वो ज़्यादा कोई भारी नहीं है कि मनोज अपने बैंक खाता में 5,000 रुपये जमा करता है। तो जमा की राशि को हम लोग प्लस में लिखेंगे, प्लस 5,000, और अगले दिन क्या करता है कि 2,674 रुपया निकाल लेता है। तो निकासी की राशि को हम लोग लिखेंगे ऋणात्मक में। अब खाता में शेष राशि कितना बचता है, तो 5,000 रुपया में 2,674 को घटा देंगे, शेष जो राशि बचेगा वही आप लोग का आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि सीमा एक बिंदु ए से पूर्व की ओर जाती है 20 किलोमीटर, पूर्व की ओर जाती है 20 किलोमीटर। मान के चलिए कि दाएं तरफ मेरा पूरब है, इधर चल गई कितना 20 किलोमीटर, ये हो गया मेरा पूरब इस ओर। तो पूरब की ओर यहां से चल गई 20 किलोमीटर। अब फिर क्या कह रहा है कि इसके अनुदिश वह बिंदु बी, यानी कि ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी। फिर वो बी से क्या करती है कि बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर पश्चिम की ओर आती है। तो यहां से जब पश्चिम आएगी, माना पश्चिम इस ओर होगा, तो पश्चिम की ओर जब आती है तो यहाँ से आएगी, तो यहाँ 20 हो गया और हो गया 15, यानी कि यहाँ बिंदु सी मान लेते हैं। तो ये इसका दूरी हो गया कितना 35 किलोमीटर। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि इधर दाएं तरफ के दूरी को अगर प्लस में लिखेंगे तो वहाँ से आएंगे बाएं तरफ तो दूरी क्या होगा माइनस में होगा। तो इधर आने से क्या होगा पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे तो वो दूरी माइनस में हम लोग लिखेंगे, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह से उसको इंडिकेट करेंगे, निरूपित करेंगे। अब शेष में क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए से उसकी अंतिम स्थिति क्या है। तो ए से उसकी अंतिम स्थिति कितना होगा, यहाँ से ये 35 है और यहाँ से ये 20 है, तो 35 में अगर 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा -15। तो हम लोग यहाँ पर हल करके भी ला सकते हैं कि ए से उसकी अंतिम स्थिति -15 किलोमीटर होगा। तो इस तरह से हम लोग 1.1 पार्ट को अंतिम कर रहे हैं। अब 1.2 में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो 1.2 में प्रवेश करने के लिए कुछ नियम है, उसको हमको जानना जरूरी है, क्योंकि इसी नियम पर हम लोग का एक
प्रश्न बनानी है। तो 1.2 में पहला हमारा नियम है कि योग का क्रम विनिमय गुण, यानी कि योग का जो क्रम विनिमय गुण होता है उसका माने ये एक तरह का नियम है कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यानी a और b का जो मान होगा अगर बराबर के उस पार भी अगर b प्लस ए करेंगे तो मान हमारा सेम आएगा, यानी दोनों का मान जो होगा बराबर होगा, a प्लस बी का भी और b प्लस ए का भी, यानी जोड़ में दो संख्याओं के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता अगर एक तरह की संख्या हो, धनात्मक हो तो धनात्मक, ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक। तो योग का क्रम विनिमय गुण कहता है कि दो संख्याओं का योगफल यदि आगे पीछे करके लिखा गया है उस संख्या को फिर पीछे आगे करके लिखेंगे तो उसका मान जो होता है इक्वल होता है, बराबर होता है। अब प्रश्न ये इसका 2 नंबर हमको जानना है, व्यकलन अर्थात घटाव का क्रम विनिमय गुण। इसका क्रम विनिमय गुण क्या होगा कि अगर a और b दो संख्याएं हैं तो a माइनस बी का जो वैल्यू होगा वो b माइनस ए के वैल्यू के बराबर नहीं होगा, यानी इसका जो परिणाम होगा अलग निकल जाएगा, इसका परिणाम अलग निकलेगा, यानी दोनों का जो परिणाम है एक दूसरे से समान नहीं होगा, इसलिए इसको बोला गया इज नॉट, बराबर नहीं होगा। यानी योग का माने व्याकरण का जो क्रम विनिमय गुण है वो a माइनस बी इज नॉट b माइनस ए होगा। 3 नंबर हमको जानना है योग का सहचार्य गुण। योग का सहचार्य गुण, जिस तरह हम लोग योग का क्रम विनिमय गुण देखें उस तरह से सहचार्य गुण में क्या हो रहा है, सहचार्य कि a प्लस कोष्टक b प्लस सी, इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पर अगर हम लोग a प्लस बी को कोष्टक में करेंगे और c को बाहर कर देते हैं तो इसका भी वैल्यू जो होगा बराबर होगा। यानी योग का सहचार्य गुण भी जो होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष, दोनों का मान जो होता है, परिणाम जो होता है बराबर होता है। व्याकरण का सहचार्य गुण, इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, a माइनस कोष्टक b माइनस सी इज नॉट a माइनस बी कोष्टक माइनस सी, इसका जो परिणाम होगा एक दूसरे से भिन्न होगा, इसलिए इसको इज नॉट लिखा जाता है। यानी कि हम लोग हल करने के क्रम में कहीं अगर इस तरह का हमको मिल जाता है तो हम उसको व्याकरण का सहचार्य गुण के अंतर्गत रख के हल कर सकते हैं, उसका परिणाम भी देख के हम पता कर सकते हैं कि ये अलग अलग होता है। अगला जानने की जरूरत है हमको योज तत्समक गुण। संख्या का जो योग तत्समक गुण होता है वो संख्या में अगर शून्य जोड़ेंगे तो उसका योज्य तत्समक गुण कहा जाता है। तो शून्य जोड़ने से संख्या में कोई परिवर्तन होता नहीं, वही रहता है, तो शून्य को हम बाद में भी जोड़ सकते हैं या पहले भी जोड़ सकते हैं। तो किसी भी संख्या में अगर शून्य जोड़ करके लिखी जाती है तो उसको योज्य का तत्समक गुण कहा जाता है। अब हम लोग 1.2 का जो अभ्यास है, प्रश्नावली है, उसमें हम लोग प्रवेश करते हैं। अब हम लोग 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखें तो उसके देखने से पहले हमको चिन्हों का जो गुणन है उसको जानना जरूरी है कि प्लस को अगर प्लस से हम लोग गुना करते हैं तो उसका परिणाम प्लस ही होता है, अगर माइनस को प्लस से गुना करते हैं तो उसका परिणाम माइनस होता है, प्लस को माइनस से अगर गुना करेंगे तो उसका भी परिणाम माइनस होता है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो उसका परिणाम प्लस होता है। तो ये चिन्हों का जो गुणन है इसको थोड़ा इस चैप्टर में ख्याल रखने की आवश्यकता है क्योंकि इसी से हम लोग रिलेटेड प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 हमारे पास है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हम संक्षेप में लिखे हैं मान ज्ञात करें, तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब यदि हमको चिन्ह का ये गुणन की विधि पता नहीं रहेगी तो बनाने में काफ़ी कठिनाई दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हल करने के क्रम में -13, अब देखिए हम माइनस और माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, नियम के अनुसार माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ माइनस को माइनस से गुना करने से क्या हो जाएगा प्लस। ये नियम अगर हमको पता हो जाती है तो हम इजीली आसानी से इस चैप्टर को कर सकते हैं। अब आराम से जानते हैं कि 13 में ही 7 घटेगा तो कितना बचेगा 6। अब बड़ा का जो चिन्ह है वही लिखने का नियम है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसके अंतर्गत हम लोग देखें कि इसका आंसर कितना होगा -6 होगा। अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन हमारे पास है कि 18 माइनस और प्लस 4, तो 18, अब यहाँ देखिए हम लोग माइनस और प्लस को हम लोग गुना करना है, तो माइनस और प्लस को गुना करने से क्या होता है माइनस होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस कितना 4। अब 18 में 4 गया तो कितना बचेगा मेरा
14। तो ये हो गया आंसर। बड़ा का चिन्ह क्या है? प्लस, तो वो प्लस है। तो इस तरह से हम लोग 1 नंबर के जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, 8 गो है, हम सबको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब प्रश्न नंबर 2 में आते हैं। युग्म लिखिए जिसका योग कितना होगा? 7 होगा। यहाँ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका 1 नंबर में योग 7 है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि योग 7 है, तो इसका युग्म क्या होगा? लिखेंगे युग्म बराबर, युग्म बराबर कोई भी 2 संख्या लिख लेंगे जिसका योग कितना होगा? 7 होगा। ये मेरा योग 7 है। अंतर कहेगा तो यहाँ पर साइन क्या होना चाहिए? घटाव का होना चाहिए। तो इस तरह से योग और घटाव के ही ये जो अंतर कहेगा चाहे योग कहेगा हमारा जुड़ा हुआ है 2 नंबर। 3 नंबर भी इसी तरह का है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखे जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो ये 3, 4, 5 जो रिलेटेड है, इसी तरह से योग और माने अंतर यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या से ही जुड़ा हुआ है, जो आसान है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 पर हम आते हैं। थोड़ा सा जो जटिल है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो खाली जगह को भरें। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में खाली जगह को भरें। हम संक्षेप में लिखे हैं खाली जगह, ठीक है, जानकारी के लिए। तो यहाँ हमको समझनी है कि -3 प्लस और ब्रैकेट में -8, बाएं तरफ में ये दिया हुआ, दाएं तरफ में मेरा कितना दिया हुआ? -8 दिया हुआ। तो मेरा क्या नहीं दिया हुआ? -3 नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर हम सीधा साधा भाषा में भर देंगे -3। इसमें तो हम कुछ समझने की और सोचने की जरूरत नहीं है। दाएं तरफ की संख्याओं को देख करके जो संख्या दी हुई है और जो संख्या नहीं दी हुई है उसको लिख देंगे, तो मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम प्रश्न नंबर 6 कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 में आते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट कहें तो उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी भाषा है, समझने की आवश्यकता है। 2 पूर्णांकों का योग -16 है, एक पूर्णांक 36 है, तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ लिखा कि माना कि दूसरा पूर्णांक हमको निकालना है, तो माना कि दूसरा पूर्णांक बराबर कितना? x। दूसरा पूर्णांक को हमने x मान लिया। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार, प्रश्न से क्या कह रहा? दोनों पूर्णांक का योग। तो पहला पूर्णांक मेरा कितना है? 36 है। दूसरा पूर्णांक को हमने क्या माना है अभी? x। दोनों का जो योगफल होगा वो कितना होगा? -16 होगा। तो इन दोनों का ही योगफल 16 है, इसलिए आपस में बराबर हो गया। अब संख्या को संख्या के तरफ कर देते हैं, तो -16। इसमें एक नियम है कि बाएं तरफ की कोई संख्या अगर दाएं तरफ जाती है कोई संख्या को छोड़ करके, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी ये प्लस है तो उस देने से क्या होगा? माइनस हो जाएगा, चिन्ह उसका बदल गया। तो इसीलिए यहाँ पर दूसरी संख्या का जो वैल्यू होगा, अब माइनस माइनस हम लोग जानते हैं कि जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह टू माइनस ही रहता है। तो क्या करेंगे? 6 6 12 काम 2 3 और 1 4 हासिल में 1 5, तो 52 साइन होगा माइनस। तो दूसरा पूर्णांक जो होगा वो कितना होगा? 52 होगा। तो इस तरह से हम लोग 1.2 को पूरा कर सकते हैं।